स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज की क्लास इस बैच की 13वीं क्लास है। दिस इज 13th लेक्चर ऑफ दिस बैच और आज की क्लास में हम लोग लोक न्यूसेंस, उतावलेपन से वाहन चलाना, अश्लीलता और धर्म से संबंधित अपराधों के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 15 के अंतर्गत दिए गए हैं और अध्याय 15 धारा 270 से धारा 297 के प्रावधानों द्वारा गठित होता है। इसी प्रकार धर्म से संबंधित अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 16 में दिए गए हैं और अध्याय 16 धारा 298 से धारा 302 के प्रावधानों द्वारा गठित होता है। तो आइए आज की क्लास को हम सीधे शुरू करते हैं और जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है जिससे आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे वो है धारा 270 और धारा 270 संबंधित है लोक न्यूसेंस अर्थात पब्लिक न्यूसेंस से। तो आइए हम जानते हैं कि धारा 270 के आवश्यक घटक, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आवश्यक एलिमेंट्स क्या हैं। तो धारा 270 कुछ इस प्रकार उपबंधित करती है कि वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है, डज एनी एक्ट, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है अर्थात गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन। तो कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। कब कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है? जब या तो वो कोई ऐसा कार्य करे या फिर किसी ऐसे अवैध लोप का वो व्यक्ति दोषी है जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो। तो जैसा अक्सर होता है कि हिंदी के प्रावधान थोड़ा क्लिष्ट समझ में आते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी के प्रावधानों के साथ हिंदी के जो कीवर्ड्स हैं उनके साथ साथ इंग्लिश के कीवर्ड्स भी आप सब लोगों को ज़रूर बताता हूं ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आप लोगों को सरलीकृत तरीके से बिल्कुल समझ में आ जाएं। तो आइए ये जो परिभाषा है इस परिभाषा को हम दोबारा पढ़ते हैं, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं इंग्लिश के कीवर्ड्स के साथ। तो वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है, डज एनी एक्ट, या किसी ऐसे अवैध लोप का दोषी है अर्थात गिल्टी ऑफ एन इलीगल ओमिशन, जिससे तो ऐसे एक्ट से, ऐसे कार्य से या फिर ऐसे अवैध लोप से क्या हो रहा है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जिससे लोक को या जनसाधारण को जो आसपास में रहते हैं या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हैं कोई सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित होता है अर्थात विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, अर्थात सामान्य क्षति, संकट, डेंजर, या अनॉयंस अर्थात क्षोभ। तो विच कॉजेज एनी कॉमन इंजरी, डेंजर और अनॉयंस टू द पब्लिक और टू द पीपल इन जनरल हु ड्वेल और ऑक्यूपाई प्रॉपर्टी इन द विसिनिटी। तो जो आसपास के क्षेत्र में रहते हैं या किसी प्रॉपर्टी का, किसी संपत्ति का अधिभोग रखते हैं और उनको क्या हो रहा है, ऐसे कृत्य से, ऐसे एक्ट से, ऐसे कार्य से या फिर ऐसे अवैध लोप से उन सब लोगों को कोई सामान्य क्षति हो रही है, संकट हो रहा है या क्षोभ कारित हो रहा है अर्थात कोई कॉमन इंजरी हो रही है, डेंजर कॉज हो रहा है या अनॉयंस कॉज हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 270 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्या आवश्यक घटक है, आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है जो कोई ऐसा कार्य करता है
या किसी ऐसे अवैध लोभ का दोषी है जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। तो which must necessarily cause, अवश्यंभावी का मतलब must necessarily cause, तो ऐसा जो कार्य है या फिर ऐसा अवैध लोभ है उससे क्या हो रहा है, उससे जो है मतलब ऐसा जो एक्ट है या फिर ऐसा जो इलीगल ओमिशन है वो क्या कर रहा है, इट मस्ट नेसेसरली कॉज इंजरी, ऑब्स्ट्रक्शन, डेंजर और अनॉयंस टू पर्सन्स हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट। तो ऐसे कार्य से या फिर ऐसे अवैध लोभ से क्या हो रहा है, क्षति हो रही है अर्थात इंजरी हो रही है, बाधा हो रही है अर्थात ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, संकट हो रहा है अर्थात डेंजर हो रहा है, या फिर क्षोभ कारित हो रहा है अर्थात अनॉयंस कारित हो रहा है। किन लोगों को, उन लोगों को जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े अर्थात टू पर्सन्स हु मे हैव ओकेजन टू यूज एनी पब्लिक राइट। उदाहरण के लिए आइए ये जो प्रावधान है 270 के अब तक के प्रावधान हैं, हम उन प्रावधानों को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति सड़क पर अपनी दुकान या ठेला लगाकर रास्ता रोक देता है जिससे आम जनता को आने जाने में बाधा होती है, तो यह कहा जाएगा कि ऐसा व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 270 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोविजन है, बहुत ही महत्वपूर्ण उपबंध है। आइए हम जानते हैं कि वो महत्वपूर्ण उपबंध क्या है, वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या है। किंतु कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है, अर्थात अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। तो अगर कोई न्यूसेंस है, अगर कोई ऐसा एक्ट है जो न्यूसेंस की परिभाषा में आ रहा है, अगर कोई ऐसा कार्य है जो लोक न्यूसेंस की परिभाषा के अंतर्गत आ रहा है, तो ये बिल्कुल इममटीरियल है कि उससे कोई सुविधा या भलाई कारित होती है या नहीं। भले ही ऐसे कृत्य से कोई सुविधा या भलाई कारित होती हो, फिर भी वो जो कृत्य है वो सामान्य लोक न्यूसेंस की परिभाषा के अंतर्गत आएगा और माफी योग्य नहीं होगा। अर्थात अ कॉमन न्यूसेंस इज नॉट एक्सक्यूज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट कॉजेज सम कन्वीनियंस और एडवांटेज। उदाहरण के लिए किसी मोहल्ले में धार्मिक आयोजन से कुछ लोगों को सुविधा होती है या भक्ति का सुख मिलता है, लेकिन यदि इस आयोजन से सड़क बंद हो जाए और आम जनता को यातायात में बाधा हो तो यह लोक न्यूसेंस है। तो मैं आशा करता हूं कि इस उदाहरण से ये जो प्रावधान है और ज्यादा आप सब लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जो धारा 270 से ही रिलेटेड है, संबंधित है, वो है धारा 292 सेक्शन 292। तो धारा 292 क्या प्रावधानित करता है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 292 संबंधित है अन्यथा अनुपबंधित मामलों में लोक न्यूसेंस के लिए दंड से, अर्थात punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for. So section 292 of Bharatiya Nyaya Samhita is related to punishment for public nuisance in cases not otherwise provided for. तो आइए ये जो धारा 292 है के प्रावधानों को हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 292 के अनुसार जो कोई किसी ऐसे मामले में लोक न्यूसेंस करता है जो इस संहिता द्वारा अन्यथा दंडनीय नहीं है, whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this संहिता। तो अगर कोई ऐसा अपराधी है तो उसके लिए दंड का क्या प्रावधान होगा, तो वह ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपराधी जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो धारा 292 के अंतर्गत
जो अपराधी है वो जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं धारा 292 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 281 सेक्शन 281 और धारा 281 संबंधित है लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना इस बात से, अर्थात सेक्शन 281 ऑफ बीएनएस इज रिलेटेड विथ रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 281 के आवश्यक घटक क्या हैं, आवश्यक तत्व क्या हैं। तो धारा 281 यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी लोक मार्ग पर अर्थात किसी पब्लिक वे पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाता है या सवार होकर हाँकता है जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को उपहति या क्षतिकारित होना संभाव्य हो, वो ऐसा व्यक्ति इस धारा के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी होगा, माना जाएगा। तो हुएवर ड्राइव्स एनी व्हीकल, अब देखिए जो वाहन चलाना तो उसके लिए जो इंग्लिश कीवर्ड है वो है ड्राइव, और वाहन हाँकना तो उसके लिए है राइड। तो ये ध्यान में रखने योग्य बात है कि वाहन चलाना इसके लिए जो कीवर्ड है इंग्लिश में वो है ड्राइव, और वाहन हाँकना इसके लिए जो कीवर्ड है वो है राइड। तो whoever drives any vehicle or rides on any public way in a manner so rash or negligent, ऐसा उतावलापन या उपेक्षा कर रहा है वो व्यक्ति जिससे क्या हो रहा है, मानव जीवन संकटापन्न हो जा रहा है, अर्थात ह्यूमन लाइफ इज एंडेंजर्ड, मानव जीवन जो है वो एंडेंजर्ड हो जा रहा है, मानव जीवन संकटापन्न हो जा रहा है, या जो है क्या है उपहति अर्थात हर्ट या क्षति अर्थात इंजरी किसी दूसरे व्यक्ति को कारित होना संभाव्य है, अर्थात इट इज लाइकली टू कॉज हर्ट और इंजरी टू एनी अदर पर्सन। तो अगर ये सारे ही आवश्यक घटक किसी दी हुई परिस्थिति में विद्यमान हैं तो जो अपराधी है, जो ऐसा व्यक्ति है, धारा 281 के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी माना जाएगा और उसके ऐसे कृत्य के लिए वो जो है धारा 281 के अंतर्गत दंड का भी भागी होगा। और धारा 281 के अंदर दंड क्या है, आइए हम ये भी जानते हैं। तो ऐसा व्यक्ति 6 मास तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो धारा 281 के अंतर्गत जो अपराधी है वो 6 मास तक के कारावास से या 1000 रुपए तक के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 281 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 294, और धारा 294 संबंधित है अश्लील पुस्तकों आदि का विक्रय आदि से, अर्थात सेक्शन 294 ऑफ भारतीय न्याय संहिता इज रिलेटेड टू सेल एटसेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एटसेट्रा। तो आइए ये जो धारा 294 है इसके हम सभी महत्वपूर्ण घटकों को, सभी आवश्यक घटकों को सीधी सरल भाषा में समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहली महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि धारा 294 उपधारा 1 में अश्लीलता की परिभाषा दी गई है। ये बताया गया है, ये परिभाषित किया गया है कि कोई वस्तु कब अश्लील समझी जाएगी। तो आइए हम धारा 294 उपधारा 1 के सभी आवश्यक घटकों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो धारा 294 उपधारा 1 के अनुसार किसी पुस्तक अर्थात एनी बुक, पुस्तिका, पैम्फलेट, कागज, पेपर, लेख, राइटिंग, रेखा चित्र, ड्राइंग, रंग चित्र, पेंटिंग, रूपण, रिप्रेजेंटेशन, आकृति या अन्य वस्तु जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में किसी अंतर वस्तु का प्रदर्शन भी है, अर्थात एनी फिगर और एनी अदर ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग डिस्प्ले ऑफ एनी कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म
तो ऐसी किसी भी वस्तु को अश्लील समझा जाएगा। एनी ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल बी डीम्ड टू बी ऑब्सीन इफ, यदि वह कामोद्दीपक है, अर्थात इफ इट इज लसीवियस, या वह कामुक व्यक्तियों के लिए रुचिकर है, अर्थात इफ इट अपील्स टू द प्रूरियंट इंटरेस्ट, या फिर उसका प्रभाव ऐसा है कि पढ़ने, देखने या सुनने से व्यक्ति दुराचारी तथा भ्रष्ट बन सकता है, अर्थात इट्स इफेक्ट इज सच दैट बाय रीडिंग, सीइंग और हियरिंग इट अ पर्सन मे बिकम डिप्रेव्ड एंड करप्ट। तो अगर कोई वस्तु इस परिभाषा के अंतर्गत आ रही है, किसी वस्तु के संबंध में इस परिभाषा के अंतर्गत दिए गए सभी आवश्यक घटक पूरे हो रहे हैं, तो यह कहा जाएगा कि ऐसी वस्तु जो है अश्लीलता की परिभाषा के अंतर्गत आती है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और जो अगला प्रावधान है वो है धारा 294 उपधारा 2, अर्थात धारा 294 का जो अगला प्रावधान है वो है धारा 294 उपधारा 2, और धारा 294 उपधारा 2 संबंधित है अपराध की विभिन्न स्थितियों एवं दंड के प्रावधान से। तो आइए हम धारा 294 उपधारा 2 के सभी आवश्यक घटकों को सीधी सरल भाषा में समझने और जानने का प्रयास करते हैं। तो धारा 294 उपधारा 2 के अनुसार जो कोई अश्लील वस्तु को बेचता, भाड़े पर देता, वितरित करता, लोक प्रदर्शित करता या परिचालित करता है, या इन प्रयोजनों के लिए रचता है या उत्पादित करता है या कब्जे में रखता है, अर्थात एनी हूएवर सेल्स, अर्थात बेचना अर्थात सेल्स, हूएवर सेल्स, भाड़े पर देता लेट्स टू हायर, वितरित करता है अर्थात डिस्ट्रीब्यूट्स, लोक प्रदर्शित करता है अर्थात पब्लिकली एग्जिबिट्स, या किसी अन्य तरीके से परिचालित करता है पुट्स इनटू सर्कुलेशन इन एनी मैनर, या इन प्रयोजनों के लिए रचता है या उत्पादित करता है, अर्थात फॉर दीज पर्पजेस मेक्स और प्रोड्यूसेस, या कब्जे में रखता है अर्थात फॉर दीज पर्पजेस कीप्स इन हिज पोजेशन एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट। अर्थात अगर मैं ये जो शर्त दी गई है धारा 294 उपधारा 2 के अंतर्गत, अगर मुझे इस प्रावधान को फिर से रिविजिट करना हो तो कुछ मैं इस प्रकार बता सकता हूं कि जो कोई किसी अश्लील वस्तु को बेचता है अर्थात सेल करता है, भाड़े पर देता है अर्थात ही लेट्स टू हायर, वितरित करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोक प्रदर्शित करता है पब्लिकली एग्जिबिट करता है, परिचालित करता है सर्कुलेट करता है, या फिर इन प्रयोजनों के लिए रचता है या उत्पादित करता है अर्थात फॉर दीज पर्पजेज मेक्स और प्रोड्यूसेस एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, या फिर इन प्रयोजनों के लिए कब्जे में रखता है अर्थात फॉर दीज पर्पजेज कीप्स इन हिज पोजीशन एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट। तो पहली स्थिति ये हो गई कि अपराधी ऐसा कृत्य कर रहा है जो धारा 294 उपधारा 2 के खंड क के अंतर्गत आ रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार धारा 294 उपधारा 2 यह भी प्रावधानित करती है कि जो कोई अश्लील वस्तु का आयात, निर्यात या ले जाना करता है उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए, अर्थात इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स और कन्वेज एनी ऑब्सीन ऑब्जेक्ट फॉर एनी ऑफ द अफोरसेड पर्पजेज। तो उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी भी प्रयोजन के लिए जो कोई किसी अश्लील वस्तु का आयात करता है अर्थात इंपोर्ट करता है, निर्यात करता है अर्थात एक्सपोर्ट करता है, या फिर उसको ले जाता है अर्थात उसको जो है क्या करता है, कन्वे करता है। तो अगर अपराधी ऐसा कृत्य करता है कि आगे क्या दिया है आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जो कोई ऐसे कारोबार में भाग लेता है या लाभ प्राप्त करता है जिसमें ऐसी अश्लील वस्तु रची जाती है या उत्पादित की जाती है, क्रय की जाती है
या रखी जाती है, आयात की जाती है, निर्यात की जाती है, प्रवहन की जाती है, लोक प्रदर्शित की जाती है या किसी भी प्रकार से परिचालित की जाती है। अर्थात टेक्स पार्ट इन और रिसीव्स प्रॉफिट्स, यानी किसी कारोबार में भाग लेता है, टेक्स पार्ट इन एनी बिजनेस, या फिर रिसीव्स प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी बिजनेस, अर्थात किसी भी ऐसे कारोबार में लाभ प्राप्त करता है। जिस कारोबार में क्या हो रहा है, ऐसी अश्लील वस्तु जो है वो रची जाती है, अर्थात सच एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट इज मेड, या फिर उत्पादित की जाती है और प्रोड्यूस्ड, या फिर क्रय की जाती है, इट इज परचेज्ड, या फिर रखी जाती है, सच एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट इज केप्ट, या फिर आयात की जाती है, सच एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट इज इंपोर्टेड, या निर्यात की जाती है, सच एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट इज एक्सपोर्टेड, या प्रवहन की जाती है अर्थात कन्वे की जाती है, सच एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट इज कन्वेड, या लोक प्रदर्शित की जाती है अर्थात सच एन ऑब्सीन ऑब्जेक्ट इज पब्लिकली एग्जिबिटेड, या किसी भी प्रकार से वो जो है सर्कुलेट की जा रही है, परिचालित की जा रही है। तो ये तीसरी परिस्थिति है। 5 परिस्थितियां दी गई हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत जो अपराधी है वो दंड का भागी होगा। तो आइए अगली परिस्थिति क्या है हम ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अगली परिस्थिति के अनुसार जो कोई विज्ञापन करता है या किसी भी साधन से यह ज्ञात कराता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध है लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है, अर्थात whoever advertises or makes known by any means whatsoever, यानी कि विज्ञापन करता है या किसी भी साधन से यह ज्ञात कराता है, मेक्स नोन बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर, क्या विज्ञापन कर रहा है या फिर क्या ज्ञात करा रहा है, यह ज्ञात करा रहा है, यह विज्ञापन कर रहा है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे कार्य में जो इस धारा के अधीन अपराध है लगा हुआ है या लगने के लिए तैयार है। मतलब द ऑफेंडर इज आइदर एडवर्टाइजिंग और मेकिंग नोन बाय एनी मीन्स व्हाटसोएवर that any person is engaged or is ready to engage in any act which is an offense under this section। तो ये चौथी परिस्थिति है। अगली परिस्थिति क्या है? जो कोई किसी ऐसे कार्य को करने की प्रस्थापना करता है या प्रयत्न करता है जो इस धारा के अधीन अपराध है। whoever offers, ऑफर का मतलब प्रस्थापना करना या फिर प्रयत्न करना अर्थात अटेम्प्ट्स। तो whoever offers or attempts to do any act which is an offense under this section। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि धारा 294 उपधारा 2 के खंड क से लेकर खंड अंग तक 5 परिस्थितियां दी गई हैं जिन परिस्थितियों के अंतर्गत जो अपराधी है वो दंड का भागी होगा। और दंड क्या है आइए हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति जो इन 5 परिस्थितियों में से किसी भी एक परिस्थिति के अंतर्गत आता है वह धारा 294 उपधारा 2 के अंतर्गत दंड का भागी होगा। और दंड का क्या प्रावधान है? तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपराधी प्रथम दोष सिद्धि पर अर्थात फर्स्ट कन्विक्शन पर कारावास से दंडित किया जाएगा जो अधिकतम 2 वर्ष का होगा, और जुर्माने का भी दायी होगा जो अधिकतम 5,000 का होगा। तो जो अपराधी है वो प्रथम दोष सिद्धि पर अर्थात फर्स्ट कन्विक्शन पर कारावास जो अधिकतम 2 वर्ष तक का हो सकेगा, और साथ ही साथ जुर्माना जो अधिकतम 5,000 रुपए तक का होगा उससे दंडित किया जाएगा। और अगर अपराधी जो है द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर क्या होगा अपराधी के साथ, यानी कि सेकेंड और सबसीक्वेंट कन्विक्शन पर क्या होगा अपराधी के लिए, क्या दंड का प्रावधान है ऐसे अपराधी के लिए? तो अपराधी द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर अर्थात सेकेंड और सबसीक्वेंट कन्विक्शन पर कारावास से दंडनीय होगा जो कारावास अधिकतम 5 वर्ष का होगा, और साथ ही साथ जुर्माने का भी दायी होगा जो अधिकतम 10,000 रुपए तक का होगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 294 के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे।
क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 294 का अपवाद, अर्थात एक्सेप्शन टू सेक्शन 294। तो आइए हम ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि धारा 294 का अपवाद क्या उपबंधित करता है, क्या प्रावधानित करता है। तो धारा 294 के अपवाद के अनुसार इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, अर्थात दिस सेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। तो अब ये जो धारा 294 का अपवाद है उसके अंदर दो श्रेणियां हैं। पहली जो श्रेणी है वो संबंधित है पुस्तकों, लेखों, चित्रों आदि से। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि धारा 294 का अपवाद पुस्तक, लेख, चित्र आदि के संबंध में क्या प्रावधानित करता है, क्या उपबंधित करता है। तो धारा 294 के अपवाद के अनुसार यदि किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंग चित्र, रूपण या आकृति का प्रकाशन लोकहित में है, अर्थात इफ द पब्लिकेशन, पब्लिकेशन का मतलब है प्रकाशन, इफ द पब्लिकेशन ऑफ एनी बुक अर्थात पुस्तक, पैम्पलेट पुस्तिका, पेपर कागज, राइटिंग लेख, ड्राइंग रेखाचित्र, पेंटिंग रंगचित्र, रिप्रेजेंटेशन रूपण या आकृति अर्थात फिगर इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। So if the publication of any book, pamphlet, paper, writing, drawing, painting, representation or figure is in public interest and और साथ ही साथ ऐसा न्यायोचित साबित हो गया है कि वह विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या अन्य सर्वजन संबंधी उद्देश्यों के हित में है, अर्थात इफ इट इज प्रूव्ड टू बी जस्टिफाइड, अर्थात ऐसा न्यायोचित साबित हो गया है। क्या न्यायोचित साबित हो गया है कि ऐसी वस्तु, ऐसी पुस्तक, लेख इत्यादि, ऐसी जो वस्तु है वो जो है इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ साइंस, वो क्या है, विज्ञान के हित में है, लिटरेचर के हित में है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटरेचर, साहित्य के हित में है। इसी प्रकार कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के हित में है। अर्थात अगर ये जो प्रोविजन है, अगर ये जो प्रावधान है उसको मुझे फिर से एक बार समराइज करना हो तो ये कहा जा सकता है कि यदि किसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति का प्रकाशन लोकहित में है और साथ ही साथ ऐसा न्यायोचित साबित हो गया है कि वह, अर्थात ऐसी पुस्तक, लेख इत्यादि कि वह विज्ञान, साहित्य, कला या विद्या या सर्वजन संबंधी अन्य उद्देश्यों के ही भी हित में है, तो ऐसी पुस्तक जो है, ऐसी पुस्तक, लेख, चित्र इत्यादि इस धारा 294, ये जो है धारा 294 के अंतर्गत, धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आएगा। ऐसी पुस्तक, लेख इत्यादि जो है वो धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार धारा 294 का अपवाद यह भी उपबंधित करता है, यह भी प्रावधानित करता है कि यदि कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, रूपण या आकृति सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी जाती है या उपयोग में लाई जाती है, तो उस परिस्थिति में भी ऐसी पुस्तक आदि धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आएगी। अर्थात इफ एनी बुक, पैम्फलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंटेशन और फिगर इज यूज्ड बोना फाइडी फॉर रिलीजियस पर्पसेस, तो उस परिस्थिति में भी, इन दैट सर्कमस्टांस, उस परिस्थिति में भी जो ऐसी पुस्तक आदि है वो धारा 294 के अपवाद द्वारा जो है, अपवाद से जो है वो रेगुलेट होगी। इट शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्सेप्शन टू सेक्शन 294। तो अगर ये जो प्रावधान है, इस प्रावधान को मुझे एक बार फिर से अगर समराइज करना हो, अगर इस प्रावधान को मुझे रिविजिट करना हो, तो कुछ इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि कोई पुस्तक अर्थात बुक, पुस्तिका, पैम्फलेट, कागज, पेपर, लेख, राइटिंग, रेखाचित्र, ड्राइंग, रंगचित्र, पेंटिंग,
रिप्रेजेंटेशन रूपण या आकृति अर्थात फिगर। तो यदि कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखा चित्र, रंग चित्र, रूपण या आकृति सद्भाव पूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी जाती है या उपयोग में लाई जाती है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो है वो धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूं कि धारा 294 के अपवाद के अब तक के प्रावधान आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत जो अगली कैटेगरी है, अगला जो वर्गीकरण है, वो संबंधित है रूपण अर्थात रिप्रेजेंटेशन से। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन अर्थात रूपण के संबंध में धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, अर्थात इस पर नहीं होगा, किसी ऐसे रूपण पर भी नहीं होगा जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक पर उसमें तक्षित, उत्कीर्ण, रंग चित्रित या अन्यथा रूपित हो। ये बहुत ही कठिन लग रहा होगा, मैं बिल्कुल इसको सिंप्लीफाई करके समझा दूंगा जब आप लोगों से मैं ये डिस्कस करूंगा प्रावधान इंग्लिश के कीवर्ड्स के साथ, तो बिल्कुल ये चीजें जो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, सिंपल हो जाएंगी। तो एनी रिप्रेजेंटेशन यानी कि ऐसा रूपण, रिप्रेजेंटेशन का मतलब ऐसा रूपण जो क्या किया जा रहा है, एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्प्टेड यानी कि तक्षित, इनग्रेव्ड अर्थात उत्कीर्ण, रंग चित्रित अर्थात पेंटेड या अन्यथा रूपित अदरवाइज रिप्रेजेंटेड। कहां पे हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, कहां पे ऐसी चीज जो है स्कल्प्ट हो रही है, इनग्रेव हो रही है, पेंट हो रही है या फिर अदरवाइज रिप्रेजेंट हो रही है। इन एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट विदिन द मीनिंग ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो अगर कोई एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, कहां पर, उसकी मीनिंग कैसे हम निर्धारित करेंगे। एंशिएंट मीनिंग की जो परिभाषा है वो निर्धारित होगी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट के अंतर्गत। तो अगर कोई एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और वहां उस एंशिएंट मॉन्यूमेंट पर कोई रिप्रेजेंटेशन क्या है, स्कल्प्टेड है, स्कल्पचर्ड है, इनग्रेव्ड है, पेंटेड है या अदरवाइज रिप्रेजेंटेड है, यानी कि किसी एंशिएंट मॉन्यूमेंट पर कोई रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड है, इनग्रेव्ड है, पेंटेड है या अदरवाइज रिप्रेजेंटेड है, तो ऐसा जो रूपण है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन वो धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आएगा। अर्थात कोई ऐसा रूपण जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम अर्थात एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो कोई ऐसा रूपण जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अर्थ में प्राचीन संस्मारक है, और ऐसे प्राचीन संस्मारक पर जो रूपण है वो क्या किया जा रहा है, वो तक्षित किया जा रहा है, स्कल्पचर किया जा रहा है, उत्कीर्ण किया जा रहा है, इनग्रेव किया जा रहा है, रंग चित्रित किया जा रहा है यानी पेंट किया जा रहा है या अन्यथा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, अदरवाइज रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन है जो इस प्रावधान के अंतर्गत आता है, यानी कि उस रिप्रेजेंटेशन के संबंध में, उस रूपण के संबंध में इस प्रावधान के अंतर्गत दिए गए सभी आवश्यक घटक अगर पूरे होते हैं, तो यह कहा जाएगा कि ऐसा रूपण धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इस धारा का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, अर्थात इस धारा का विस्तार ऐसे रूपण पर भी नहीं होगा जो किसी मंदिर पर तक्षित, उत्कीर्ण, रंग चित्रित या अन्यथा रूपित हो। अर्थात एनी रिप्रेजेंटेशन स्कल्पचर्ड, engraved, painted
और अदरवाइज रिप्रेजेंटेड इन एनी टेम्पल। तो अगर कोई ऐसा रूपण है जो किसी मंदिर पर तक्षित है, यानी कि स्कल्पचर्ड है, उत्कीर्ण है अर्थात इनग्रेव्ड है, रंग चित्रित है अर्थात पेंटेड है, या फिर अन्यथा रूपित है अर्थात अदरवाइज रिप्रेजेंटेड है, तो उस परिस्थिति में भी जो ऐसा रूपण है वो धारा 294 के अपवाद के अंतर्गत आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 294 के सभी महत्वपूर्ण घटक, सभी आवश्यक घटक आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 298। धारा 298 किस बात से संबंधित है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, इंजोरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विथ इंटेंट टू इंसल्ट रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो आइए धारा 298 के प्रावधानों के आवश्यक घटकों को, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को समझने और जानने की कोशिश करते हैं। तो धारा 298 के प्रावधानों के अनुसार जो कोई किसी उपासना स्थल को नष्ट करता है, यानी कि डिस्ट्रॉयज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, नुकसान पहुंचाता है यानी कि डैमेजेस एनी प्लेस ऑफ वर्शिप, या अपवित्र करता है, डिफाइल्स एनी प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जो कोई किसी उपासना स्थल को नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या अपवित्र करता है, whoever destroys, damages और defiles any place of worship, या फिर किसी ऐसी वस्तु को जिसे किसी वर्ग के लोग पवित्र मानते हैं नष्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है या अपवित्र करता है। इसका मतलब यह हुआ कि whoever destroys, damages और defiles any object held sacred by any class of persons, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में, अर्थात यदि अपराधी किसी उपासना स्थल को नष्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है या अपवित्र कर रहा है, या फिर अपराधी किसी ऐसी वस्तु को जिसे किसी वर्ग के लोग पवित्र मानते हैं नष्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है या अपवित्र कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वो जो अपराधी है वो धारा 298 के अंतर्गत दोषी होगा, दंड का भागी होगा। और उसके लिए दंड का क्या प्रावधान है, आइए हम देखते हैं। तो धारा 298 के अनुसार ऐसा अपराधी 2 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 298 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 300 सेक्शन 300, और धारा 300 संबंधित है धार्मिक जमाओं में विघ्न करने से, अर्थात डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। तो धारा 300 के अनुसार जो कोई धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाओं में स्वेच्छया विघ्न कारित करता है, तो whoever voluntarily, स्वेच्छया वो कारित कर रहा है विघ्न, whoever voluntarily अर्थात स्वेच्छया, क्या कर रहा है वो स्वेच्छया, विघ्न कारित कर रहा है। The offender is voluntarily causing disturbance, किसको डिस्टर्बेंस कॉज कर रहा है ऑफेंडर, टू एनी असेंबली, किसी जमाव को, लॉफुली एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। और असेंबली क्या है, वो जो है धार्मिक उपासना में वैध रूप से लगी हुई है, वो जो जमाव है वो धार्मिक उपासना में वैध रूप से लगा हुआ है, अर्थात दैट असेंबली इज लॉफुली एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप। या फिर वो जो ऐसा जमाव है वो धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगा हुआ है, अर्थात दैट असेंबली इज लॉफुली एंगेज्ड इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। तो अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि अगर जो अपराधी धार्मिक उपासना अर्थात रिलीजियस वर्शिप या धार्मिक संस्कार अर्थात रिलीजियस सेरेमनीज में वैध रूप से लगे हुए किसी भी जमाव में स्वेच्छया विघ्न कारित करता है, वॉलंटरली डिस्टर्बेंस कॉज करता है, तो उस परिस्थिति में जो अपराधी है वो धारा 300 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। और धारा 300 के अंतर्गत दंड का क्या प्रावधान है, ऐसा अपराधी 1 वर्ष तक के कारावास से
या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो अगर जो अपराधी है किसी धार्मिक उपासना या धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमाव में स्वेच्छा विघ्न कारित करता है, वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, तो ऐसा अपराधी 1 वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि धारा 300 के प्रावधान भी आप सब लोगों को बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। और इसी के साथ मैं आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं। मैं आशा करता हूं कि पिछली क्लासेस की तरह ये क्लास भी आप सब लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।